हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंद्राज सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के संदर्भ में एनसीईआरटी की दूसरी यूनिट शुरू किए हैं तो हिस्ट्री के साथ। तो आप देखेंगे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे चैप्टर 4 पे। यह है यूनिट या हिस्ट्री। अगर आप देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे अतीत अवर पास्ट क्लास 6 की पुस्तक है एनसीईआरटी। आप देखेंगे ये यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के जीएस के संदर्भ में देख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस और यूपीपीसीएस नेट अदर स्टेट पीसीएस में है या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हम लोग इसके जो है चैप्टर 4 पे इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आप देखेंगे जो भी हम चर्चा या नोट डाउन कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इंद्राज सिविल सर्विसेज चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ दें। और देखेंगे कि इस चैनल पे हम लोग बारी से बार मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। जैसे हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में पढ़ रहे थे आगे, अब हम लोग हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी साथ में शुरू किए हैं। आने वाले समय में हम 1-2 यूनिट और साथ में स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं कि इस पार्ट में हम लोग जो है पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे। अगर हम बात करें कि ये पार्ट 2 है, ऐसे बात कर सकते हैं। इसको मैं एडिट किया देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस एडिट वीडियो पे तो एनसीईआरटी के जो सिलेबस आप देखेंगे यूपीएससी जीएस में, अगर आपका जीएस फर्स्ट पेपर मेंस के हिसाब से आप देखेंगे जो है यूपीएससी, सीएससी या यूपीपीसीएस में जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक। और आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि आपकी जो इंडियन सोसाइटी का विकास है या डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी देख सकते हैं। सोसाइटी डेवलपमेंट का विकास कैसे होता है या भारतीय समाज की संरचना का कैसे कैसे विकास हो रहा है, तो आपको यहीं से देखने को मिल सकता है या इससे पहले भी आप जा सकते हैं अगर आपको कहीं से जानकारी मिले। अगर आप कहीं से और प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को नहीं देखते हैं तो अब भी नहीं, लेकिन आप अगर यूपीएससी, सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको एनसीईआरटी मूल विषय या मूल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ने होंगे। और आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तब भी आपको समझना होगा। आप इनको पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, ठीक है। यही भारत सरकार का नारा है, यही हमारा भी कहना है कि आप साक्षर हों कंपटीशन के हिसाब से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि हिस्ट्री, यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस, यूपीपीसीएस, नेट, पीजीटी और भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ देख सकते हैं। जैसे वनडे श्रृंखलाएँ हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो हम बात कर रहे थे कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए, तो हमारे चैप्टर का नाम था आरंभिक नगर। हमने आपको बताया था जो भारत में साक्ष्य मिले थे आरंभिक नगर के, सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास का एरिया देखेंगे तो ये इंडस वैली से पहले के भी साक्ष्य मिले। आप चैप्टर 1 में इनकी चर्चा की जा चुकी है, आप वहाँ से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इंडस वैली या सिंधु सभ्यता के रूप में। हम लोग अगर बात करें कि पिछले चैप्टर में भी इस पे कुछ चर्चा कर चुके, तो आप इसे देख सकते हैं कि जैसे कच्चे माल की खोज, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जैसे फियांस क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं या आने वाले समय में फिर इसमें कुछ बदलाव के साथ पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इनके कौन कौन से चीज़ों से मिलकर फियांस बना है या कैसे बनता है या इसका क्या काम होता है, इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इस पर भी देख सकते हैं। आप इसके साथ देखेंगे कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो हम सिंधु सभ्यता में कह रहे थे कि सिंधु सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, ठीक है। आप देखेंगे इनके शहरी या नगरी कहेंगे, इनके घर थे। आप हमने बताया था जो पश्चिमी और पूर्वी के संदर्भ में आप देखेंगे इसको कहा जाता था नगर दुर्ग के संदर्भ में पश्चिमी, क्योंकि छोटा होता था। दुर्ग किले पे जो है पहाड़ी पे बना होता था, ये निचले हिस्से में समतल एरिया में बना होता था। इनके बीच एक दीवार थी जो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। तो आज भी जो भारत में आपको किले दिखेंगे तो किले के आसपास जाएंगे तो आपको क्या है, आपको एक दीवारें दिखेंगी। आप देखेंगे अगर जयपुर जाएंगे तो आप देखेंगे जयपुर के जो किले हैं वो एक दीवारों से
क्या है, ढके हुए हैं या उनकी सुरक्षा बल के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही कुछ सभ्यताएं आपको आज भी ग्रामीण समाजों में भी दिखाई पड़ेंगी कि देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे थे, नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को क्या करते थे, खाने का सामान देते थे। तो आप देखेंगे कि जो नगरों में रहते थे वो क्या काम करते थे और नगर में कौन लोग रहते थे, कह सकते हैं। क्या नगर में सिर्फ, क्या नगरी, क्या जो हड़प्पा सभ्यता थी, कह सकते हैं, या सिंध सभ्यता थी, जो इंडस वैली की सभ्यता थी, क्या वो सिर्फ नगरों में ही सिर्फ लोग रहते थे, वहाँ ग्रामीण सभ्यता जो नहीं थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखेंगे कि किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को सामान देते थे। तो आप देखेंगे कि नगरों के अलावा लोग गांव में भी रहते थे। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जाए, बताइएगा आप कि नगरों के साथ साथ ग्रामीण थे। तो आज भी भारत में क्या है, नगर के साथ साथ ग्रामीण व्यवस्था है। अगर आपको तुक्का लगाना हो तो भारत की सामाजिक सामाजिक संरचना है, इंडियन सोसाइटी को समझते हुए आप समझ सकते हैं, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। इंडस वैली की आज भी बहुत सारे प्रतीक आपके घरों में दिखाई पड़ेंगे। अगर आप इंडस वैली को पढ़ के, अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने शहर के वाले घर के अंदर की चीज़ों को देखें ध्यान से, आपको वो प्रतीक आपके घरों में दिखाई पड़ेंगे। आपके माता पिता उन प्रतीकों की हो सकता है पूजा करते हो सकता है यज्ञ करते हो, ठीक है, लेकिन ग्रंथ नहीं था इंडस वैली में, याद रखिएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि किसान और चरवाहे थे, चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। तो जो शहरों में आता था सामान, तो किसान अपने सामान को एक क्या करते, शहर जाके बेचते थे। आप अगर किसान या गांव में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आप खेतों में उगाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप क्या करते हैं, मार्केट ले जाते हैं। तो या तो आपके पास इलाके में कोई टाउन एरिया होगा, हो सकता है क्या है कोई नगर पालिका एरिया हो सकता है नगर निगम का एरिया हो सकता है कोई बड़ा शहर हो सकता है कोई छोटा शहर हो। तो आप अपने जो भी आपने उगाया खेतों में तो वहाँ बेच सकते हैं। वही सामान धीरे धीरे क्या है, शहर में रहने वाले लोगों पास पहुँचते हैं। आप देखेंगे पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो आप इन्हें पूछा जाए तो हड़प्पा के लोगों के पास क्या क्या था, गेहूं थे, जौ थे, दालें थी, मतलब भरपूर मात्रा में प्रोटीन लेते थे, मटर थे, धान थे, कार्बोहाइड्रेट भी खाते थे, तेल, ऑयल का यूज, सरसों, देख सकते हैं तिल और सरसों दोनों का प्रयोग होते हैं। तो आप देख सकते हैं उगाते थे। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्या क्या उगाते थे, उनके पास क्या क्या सामान था। तो इनमें से कुछ एक को मिलाया जाए, हो सकता है सीरियल पूछा जाए। सीरियल क्या, इसमें ऐसा नहीं कि आपको पहले कौन सा आया कौन सा, ये आपको पूछा जाएगा। तो आपको इसका एक जो साक्ष्य है कह सकते हैं उस स्थान का नाम बताना पड़े, या वो नाम के साथ आपसे पूछें। आप देखेंगे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। आप देखेंगे एक आपको हल दिखाई पड़ेगा, इसे देख सकते हैं, ये खिलौने के रूप में है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए थे, जो आप साक्ष्य बचे हैं, जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहाँ अब हल नहीं प्राप्त हुए हैं। आप देखेंगे क्योंकि वे क्या करते हैं, प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन जो हल बनते हैं वो प्राय लकड़ी के बने थे, इसलिए वो नष्ट हो गए। तो आप उसे सही मारेंगे। या आज भी आप जाएंगे ग्रामीण समाज में जो हल बनाए जाते थे, जिसे बैल खींचते हैं, कह सकते हैं, देखा होगा गांव में खेती करते हुए। आप शहर हैं, आपने कभी गांव नहीं देखा है, ठीक, तो हो सकता है तो आप क्या करेंगे, आप पिक्चरों में उस हल को देख सकते हैं। पिक्चर में ग्रामीण समाज की संरचनाएं दिखाई गई हैं, तो आप पिक्चरों से देख सकते हैं कि ग्रामीण समाज की संरचना कैसी होती है। हम आगे बात करें, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, ये देख सकते हैं इस हल को। और इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। आप देखेंगे जो इंडस वैली एरिया था उसमें बहुत सारे ऐसे रीजन थे, जैसे राजस्थान का एरिया कह सकते हैं, वहाँ बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। समपता पानी के संचय किया जाता होगा। तो देखेंगे क्या पानी के संचय के लिए आज भी राजस्थान में बावड़ियाँ बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं उन्हें क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन पानी जरूरत पड़ती है या पानी को स्टोर करने के लिए तालाब बनाते थे, या क्या करते, एक हो सकता है कि गुफानुमा कोई तालाब बनाते हों, ऊपर से ढक देते हों, ऐसी भी व्यवस्था थी जहाँ पानी, जैसे राजस्थान में एरिया कालीबंगा है,
तो देख सकते हैं वहाँ पानी की कमी हो तो ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आप देखेंगे इन्हीं से फसलों की भी सिंचाई की जाती होगी और इन्हीं से पानी पीने के लिए भी लिया जाता होगा। तो ऐसे कुछ कुएँ, हो सकता है तालाब, हो सकता है बावड़ियाँ। बावड़ी आप समझ सकते हैं राजस्थानी वर्ड है कि कैसा, कि एक ऐसा स्थान जिसे गड्ढा खोद कर पानी भर देना, संचय कर देना, ऊपर से उसको क्या ढक देना, जिससे ग्रीष्मकालीन या पानी ना हो, जब बरसात ना हो तो उस पानी का उपयोग जानवरों, खुद और हो सके तो सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन बावड़ी का उपयोग हमेशा सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता है। राजस्थान में प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के हिसाब से उस समय हो सकता है इतनी पानी की आवश्यकता ना पड़ती हो। या आप देखेंगे हड़प्पा के लोग क्या पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। याद रखिए ये इनके पालतू जानवर थे। ये पीटी का क्वेश्चन है। और देखेंगे वस्तुओं के आसपास क्या है, तालाब और चरागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में क्या होता था, मवेशियों के झुंड का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बे जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो आप देख सकते हैं कि बेर जैसे फसलों का जो है क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद और एक चीज़ यहाँ बताना देख लें, अब अगर आपको कहीं मिले, सिर्फ आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में अगर घोड़े की बात हो तो घोड़े वाला क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, याद रखिएगा। लेकिन घोड़े के अस्थि पंजर सिर्फ आपको मिले हैं तो वो लोथल से प्राप्त होते हैं। लोथल जहाँ से किसके, घोड़े के भी, लेकिन घोड़ा हो सकता है। लोथल क्या था, एक गोदीवाड़ा था जिसे हम कहेंगे बंदरगाह होता था। वहाँ क्या आयातित होता हो सकता है, यहाँ ना पाया जाता हो सकता, एक आधे कुछ प्रतीक के रूप में हो, पाले ना जाते हों, या कभी आ गया हो तो ऐसी व्यवस्था हो। लेकिन आप यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो डाउटफुल क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी किताबों ने इस चीज़ को नहीं दिखाया था। फिर यूपीएससी ने उस आंसर को डिलीट कर दिया था। आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को ही हटा दिया था या उसके 2 आंसर कर दिए थे। तो मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। तो फल उनको आप देखेंगे उनके रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण और जानवरों का शिकार करते थे। देखेंगे आज भी आपको यही सारी चीज़ें एक्टिविटी भारत में दिखाई पड़ेंगी। आप देखेंगे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का आप सूक्ष्म निरीक्षण करें। अगर आप पुरातत्वविद हैं तो आप सूक्ष्म निरीक्षण करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पुरातत्वविद की बताई हुई बातों का सूक्ष्म निरीक्षण करें। तो देखेंगे कच्छा के इलाके में खादिर बेत, तो आप देख सकते हैं खादिर बेत क्या है कि किनारे धौलावीरा नगर बसा है। एक स्थान है खादिर बेत के किनारे, वहाँ साफ पानी मिलता था। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए कि आप देखेंगे कि धौलावीरा नगर किसके किनारे बसा था, तो ये क्वेश्चन आप पीटी के याद से याद रखेंगे। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के जहाँ की बात है कि बहुत सारे नगर हड़प्पा के क्या थे, 2 भागों में विभक्त थे। लेकिन आप देखेंगे वहीं धौलावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त था। तो ये आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए तो आप इनका भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पूर्वी दुर्ग नगर था और एक पश्चिमी दुर्गत नगर था और पूर्वी हिस्सा क्या था, वो नगर समतल भूमि या निचले हिस्से में बसा था। लेकिन धौलावीरा को देखेंगे वो 3 भागों में बांटा गया था। तो आप देखेंगे इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। तो आप देखेंगे ऐसी बातें, इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थरों की ऊंची दीवारें हैं। तो आप देखेंगे जो भी इनके 3 हिस्सों के नगर थे तो आप देखेंगे हर हिस्से में क्या था, एक दीवार की व्यवस्था थी और आप इसके फिर दीवार, फिर इसके दीवार, ऐसी व्यवस्था थी। ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। हो सकता है एक ऐसी दीवार बनाई गई हो, अगर इमेज होती तो दिखाते। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तो आज भी भारत के जो आप देखेंगे दुर्ग होते थे, इसका एक मुख्य द्वार होता था। इसके बाद इसमें कई अन्य छोटे छोटे द्वार होते थे। या एक दुर्ग नगर आप देखेंगे, जो आप देखेंगे मध्यकाल के नगर जो किले हैं या
भारत में के राजाओं ने जो बाद में किले बनवाए थे, तो आप उन्हें देख सकते हैं कि क्या होगा, एक बड़े प्रवेश द्वार के साथ वो दुर्ग खुलता था। इसके बाद वो दुर्ग कई हिस्सों में आपको बटा नजर आएगा। ठीक है, हो सकता है उसी के अंदर आपको मार्केट नजर आए, हो सकता है आपको, अगर आप भारत के लाल किला के अंदर प्रवेश करेंगे तो लाल किला की दीवार चारों ओर ढका हुआ है। इसके बाद देखेंगे उसमें भी अलग अलग हिस्से डिवाइड थे। आप देखेंगे क्या है, एक मार्केट का हिस्सा है, एक कौन का, एक रहने के लिए हिस्सा है, तो अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। इन नगरों में खुला एक मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। आप दिखाएंगे इसे आगे चल के। लेख अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, लकड़ी में जड़ा गया था। जो खुदाई के बाद उन्हें जो उनको अभिलेख थे उन्हें लकड़ी में जड़ दिया गया। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख क्या करते थे, मुहर जैसी छोटी वस्तुओं को पाए जाते थे। तो आप देख सकते हैं कि लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होगा, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये उपनदी का नाम बता देते हैं, ये भोगवा है, इन्होंने नाम नहीं दिया है। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी है। कभी आपसे पूछा जाए कि साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे लोथल नगर बसा है, या साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा है, क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए तो आप उसे सही कर दें। ठीक है, इसे पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। आप जहां कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिलता था, क्योंकि ये क्या था, डॉकयार्ड था या गोदीवाड़ा था या बंदरगाह था, जो भी आपको समझ में आए वो मान लें। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई आप देखेंगे कई चीज़ों का उपयोग महत्वपूर्ण केंद्र था। इन नगरों में आप देखेंगे एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्राकन और आप देखेंगे मुहरबंदी, गीली मट्टी, मुहरबंदी किसे कहते हैं, मुहर जो गीली मट्टी पर दबाने से बनी छाप। अगर आप बचपन में होंगे, ग्रामीण समाज में रहे होंगे, तो गीली मट्टी से आप खेले होंगे। ठीक, मैं इससे काफ़ी हद तक खेला हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस खेल को। तो आप देखेंगे कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्राकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप मिलते थे। हम जब क्लास में 1, 2, 3 में थे तो मिट्टी के ही क्या थे, छोटी छोटी चीज़ें बनाकर स्कूल में प्रेजेंट भी करते थे, उन्हें कलर करते थे। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इंडस वैली की ही वो चीज़ें थी। अगर आज मैं उनका इमेज उससे मिलान करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं उनसे दिखाई पड़ती थी, क्योंकि क्या होता था, कभी कभी उनको दिखाया जाता था कि आप क्या क्या बना के लाएंगे। तो हम लोग बनाते थे क्या, जैसे तरबूज बनाते थे मिट्टी का, खरबूजा बनाते थे मिट्टी का, अन्य चीज़ें भी बनाते थे जो आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी, वो इंडस वैली से मिलती हुई जुलती दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो आप दिखा सकते हैं इसे। इसके बाद हम यहाँ पर एक इमारत मिली है, आप देखेंगे किसे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। तो आप देखेंगे मन के बनाने का काम होता था, जहाँ पत्थर के टुकड़े हैं, अधबने मकनके हैं, मन के बनाने के उपकरण हैं और तैयार मन के भी यहाँ मिले हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। यहाँ पर एक इमारत मतलब जो लोथल में मिली है, जहाँ मन के बनाने का मतलब कह सकते हैं कि कारखाना था मन के बनाने का काम। इसे कारखाना करके पूछा जाए तब भी आप इसे सही मानेंगे। याद रखिएगा, ये पीटी का क्वेश्चन है। पत्थरों के टुकड़े मिले हैं क्योंकि जहाँ कारखाना होगा वहाँ वेस्ट निकलेगा। तो आज बड़े बड़े कारखानों के बाद क्या होता है, उनके जो है ई वेस्ट हैं या उनका गंदा पानी है, क्या है, इसको लेकर आज पर्यावरण का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उस समय भी छोटे मोटे मुद्दे रहा करते होंगे। तो पत्थरों के टुकड़े अधबने मन के, आप इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना चाहें कभी तो आप इसे दिखा सकते हैं पॉइंट के रूप में। हमने इसलिए ये चीज़ बताई है, पत्थरों के टुकड़े अधबने मन के बनाने के उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं संदर्भ में कि लोथल का बंदरगाह एक बड़ा
तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये एक देख सकते हैं कि एक तालाब लोथल का बंदरगाह ये जुड़ा होगा किससे, समुद्र एरिया से या नदी एरिया से, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। आप देखें संभवतः यहाँ माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में आज भी इसके साक्ष्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसे यहाँ जाके भी देख सकते हैं, पिक्चर से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, हमारे वीडियो से भी आप देख सकते हैं। हम देखेंगे कि मुद्रा या मोहर या मुद्रांकन या मोहरबंदी के संदर्भ में अगर बात करें तो देख सकते हैं कि मुद्रा मोहर की बात कैसे कैसे वहाँ की मुद्राएं होती होंगी। तो देखेंगे मोहरा का जो मोहर थी, तो देखेंगे मोहरें क्या थी, जब आगे आगे जैसे जैसे विकास होता गया तब आप देखेंगे टका, सोना, चांदी, ठीक है, हो सकता है और भी नामों से हो। तो आप देखेंगे मोहरों का उपयोग सामान से भर उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। आप देखेंगे कि क्या क्या उस समय आज की मोहर, तो मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। कभी ऐसा पूछा जाए जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप मोहरबंदी कहलाती थी, क्योंकि ये मोहरबंदी ही क्या कहती थी कि इसमें इस मूल्यांकन की वस्तु रखी हुई है, इसलिए इसे हम कहते हैं मोहरबंदी। तो आप देखेंगे अगर आप यह छाप टूटी हुई नहीं हुई है तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। या आप देखेंगे इस मोहर के साथ आज भी क्या है, दूसरा पॉइंट आप दिखा सकते हैं कि इस मोहरों का प्रयोग कैसे किया जाता होगा कि या तो इस पॉइंट के रूप में, या फिर कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है तो ये कोई मिट्टी की चीज़ है और उस पर कोई मोहर या कोई क्या है, कोई मुद्रांकन किया गया है कि अगर उसे छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो डिब्बा खिल नहीं सकता, और जैसे ही छेड़ा जाएगा तो डब्बा खोलेंगे तो जिस स्थान पे वस्तु जाती है उन्हें पता लग जाता है कि ये डिब्बा खुल चुका है। तो क्या होगा, यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप इसे देख सकते हैं कि इस मुद्रांकन मोहर के संदर्भ में कि ये मूल्यांकन करती हो कि इस वस्तु की इसमें मूल्यांकन है। दो चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक, मेरे हिसाब से आप और भी अगर देख सकते हैं, क्योंकि आज भी मोहर का प्रयोग, पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आज मोहर की जगह आप देखेंगे क्या है, एक ठप्पा आता है जिसे कहते हैं कि तुम्हारा इनका घर, इनका मकान, इनकी फैक्ट्री और इनका ऑफिस सील कर दिया गया है। आप देखेंगे तो आज भी क्या है, किसी सील को जब करती है पुलिस विभाग करेगी या राजस्व विभाग कर सकती है या इनकम टैक्स वाले कर सकते हैं, जिनके पास जो राइट है कि, या कस्टम वाले भी जा सकते हैं कि आप सील कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसे सील कर देंगे। सील करते ही अगर कोई उस सील को छोड़ता है तो लग जाता है कि यहाँ से किसी ने क्या किया है, इसको छोड़ा है या इसके अंदर कोई गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं। दूसरा, सभ्यता के अंत का रहस्य। तो आप जब भी आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिखेंगे, अगर आपका ऑप्शनल है तो आज के साथ इन चीज़ों का आप कंपैरेटिव या कंपैरेटिव कह सकते हैं या समानात्मक अध्ययन करते हुए आप पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। याद रखिएगा इन चीज़ों को, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। हम देखेंगे लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मतलब 4700 साल पुरानी सभ्यता थी। जैसे हमने कहा था क्या था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे कई भाग थे। तो पहले आप देखेंगे क्या था, 12,000 से 10,000 के बीच क्या होता है, एक बदलाव आया था कि जलवायु को लेकर कि मेसोलिथिक आता है, अब बर्फ पिघलने लगी थी और बड़े बड़े मैदानों के रूप में उभर के चीज़ें सामने आने लगी थी। और क्या हुआ, घास पत्तियां फूल उगने लगे थे धीरे धीरे और जनसंख्या उसी के हिसाब से बढ़ती चली गई। ठीक, आप देखेंगे तो उसी तरीके से क्या होता है, इंडस वैली में एक बदलाव आया। वो बदलाव आया था 2900 साल पहले। आप देखेंगे अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। आप इस पे भी प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो अलग अलग इनमें अलग अलग लोगों ने अपनी राय दी। तो आप देखेंगे कि लेखन, दूसरा पॉइंट है लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। तो आप देखेंगे दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। ऐसी हो सकता है कि वहाँ ऐसी चीज़ों के लिए कुछ ऐसी समस्या आ गई हो सकता है लोगों ने आयातित या ऐसी चीज़ों को करना बंद कर दिया हो। दूर दूर से कच्चे माल का भी आयात कम हो गया हो। इन चीज़ों का कारण हो सकता है कि दूसरे मार्केट समांतर डेवलप हो गए होंगे।
आप देखेंगे जैसे इंडस वैली थी वैसे ही विश्व के अन्य हिस्सों में भी सभ्यताएं डेवलप हो रही थीं। उन सभ्यताओं में हो सकता है वो व्यापार या ट्रेडिंग उधर मुख हो गया हो, उधर की तरफ ट्रेड होता चला गया हो और इधर इन चीज़ों का प्रयोग या आयात कम होने लगा हो। आप देखेंगे मोहनजोदड़ो में सड़कों के कचरे के ढेर बनने लगे। तो आप देखेंगे कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास की प्रणालियां नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बसाए जाने लगे। तो क्या हुआ, एक आपातकाल या कह सकते हैं डार्क एज आ गया। किसमें? डार्क एज जिसे कह सकते हैं, जैसे क्या है मध्यकाल में एक डार्क एज आता है कि अचानक चीज़ें बदलने लगीं। तो एक डार्क एज आया कि अंधकार का काल आता है मोहनजोदड़ो में या इंडस वैली में। आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं ऐसे खूब कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर हुई होगी। हो सकता है यहाँ का ट्रेड किसी आपस की लड़ाई या आपस की क्या कंपटीशन को देखते हुए बंद हो गया हो सकता है कि क्या है यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों यहाँ के लोगों के, तो कुछ अंधकार आया हो और क्या हुआ, लोग सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगाने लगे, जल निकास की प्रणालियां नष्ट होने लगी, घर झुग्गीनुमा बनाए जाने लगे। तो आप इन्हें देख सकते हैं। यह सब क्यों हुआ तो देखेंगे, इसका पता नहीं है, ऐसा उन्होंने भी कहा। लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें हम विद्वान कहते हैं उनका कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो साक्ष्य मिले थे उन आधारों पर उन्हें पता लगाया कि यहाँ की नदियाँ सूख गई थीं। पहला पॉइंट था। इस कारण में आप बता सकते हैं क्या कारण थे। इन कारण में पहला कारण दिखा सकते हैं नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। तो आप दूसरे पॉइंट में दिखा सकते हैं इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और इसके लिए मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। आप तीसरा पॉइंट दिखा सकते हैं। ठीक, इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखिएगा। इनसे पूछा जाए कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, यही सबसे मान्य तरीका बताया गया है, याद रखिएगा कि चौथे वाले को। लेकिन इन कारणों में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि नगरों का अंत कैसे हुआ है। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, अजम्पशन किया गया है हमारे पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट विभाग ने कि ऐसा हुआ होगा। ठीक, आप देखेंगे क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का आसार कुछ इलाकों में हुआ होगा, क्योंकि उन्हें कुछ बाढ़ और नदियों के सूखने के कुछ साक्ष्य मिले हुए होंगे। क्योंकि इंडस वैली सभ्यता आप देखेंगे कैसी थी, एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, ऐसी लेयर पे लेयर बनती गई है। तो इंडस वैली सभ्यता कई बार उजड़ी और कई बार बनी हुई है। आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। ठीक, आप देखेंगे शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ऐसा भी एक कारण है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप जाएंगे आधुनिक पाकिस्तान के क्या है सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। जो आधुनिक पाकिस्तान का जो ललकाना आप कह सकते हैं, इस एरिया में कई लोग पूर्व और दक्षिण के नई नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो कई लोग क्या हुआ, जब यहाँ से उजड़े तो कुछ लोग पूर्व में चले गए, कैसे पूर्व में चले गए यहाँ से, और कुछ लोग यहाँ से दक्षिण में चले गए। तो देख सकते हैं यहाँ से कि दक्षिण के नई नई छोटी बस्तियाँ जाकर बस गए। इसके लिए लगभग क्या था, 14 साल बाद नए नगरों का विकास होता है। आप देखेंगे इसके लगभग 14 साल बाद फिर से क्या होता है, इन्हीं नगरों के ऊपर फिर नगर के साक्ष्य डेवलप हुए हैं, ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बारे में आप देखेंगे जब हम क्लास 6 और 9 मतलब 6 तो पढ़ ही रहे हैं, 6 की चीज़ें बताए रहे हैं, 9th में जब आगे बढ़ेंगे तब इन चीज़ों को और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लास बाय क्लास आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे अपने एटलस में एक मिस्र, तो हमने बताया था कि विश्व के अन्य हिस्सों में क्या था, आप देखेंगे सभ्यताओं का विकास हो रहा था और ये सभ्यता विश्व की जानी मानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो ठीक है नील नदी के आसपास रहने वाले इलाकों को छोड़कर आप देखेंगे क्या था, मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। तो हमने बताया है कि मिस्र में जो जनसंख्या का विकास है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से याद रखिएगा कि नील नदी के आसपास ही आपको नील जो है मिस्र की सभ्यता का विकास या मिस्र की आधुनिक विकास आपको आज भी दिखाई पड़ेगा। वहाँ लोगों को आपको नगरीय सभ्यताओं के साथ साथ वहीं वास्तविक जीवन भी दिखाई पड़ेगा और बाकी जगह तो आपको रेगिस्तान नज़र आएगा। तो बाकी जो भी फल फूल कारखाने जो भी बनते हैं वो नील नदी के आसपास ही आप दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने क्या था,
सोना, चांदी, हाथी दांत देखेंगे, लकड़ी देखेंगे, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थीं, बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाना जाता है। आप देखेंगे इस पिरामिड में क्या था, लोगों को दफनाया गया था, ऐसे ममीज रखी हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी बातें वहाँ हुई हैं या घटनाएं घटी हैं, क्योंकि मिस्र सभ्यता को आप जादू की सभ्यता भी कह सकते हैं अगर पूछा जाए, ठीक है। सुमेरियन सभ्यता को भी कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं सोना, चांदी, हाथी दांत और क्या होंगे, लकड़ी, हीरे जवाहरात से सेनाएं दूर तक। तो भारत में भी इनकी सेनाएं आई हैं, यहाँ से भी इन्होंने लूटमार करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा संभव नहीं हो सका। राजाओं के मरने पर उनके शव को उन पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था और ऐसे केमिकल का प्रयोग किया गया था कि वो आज ममीज के रूप में आज भी वो क्या है, वैसे के वैसे ही आपको दिखेंगे। इन शव को ममी कहा जाता है। आप इस पे पिक्चर भी बनी है, आप देख सकते हैं। उनके शव के साथ अन्य चीज़ें भी दफनाई जाती थी, क्योंकि भारत की सभ्यता के साथ आप विश्व की अन्य सभ्यताएं भी ऐसा मानते थे कि कोई आत्मा आएगी तो खाना खाएगी। तो आप देखेंगे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र और हथियार, जानवर शामिल थे। तो सारी चीज़ें या दो चीज़ें थी, या ये उनकी सबसे प्रिय चीज़ें हुई होंगी, या उनका मानना होगा कि इन चीज़ों के साथ इन्हें दफनाया जाएगा। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। ऐसा आप देख सकते हैं, भारत में भी कुछ चिन्ह पाए गए हैं। दुनिया के इतिहास में शव को आप मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से विश्व की सभ्यताओं को भारत की सभ्यताओं से तुलना करते हुए लिख सकते हैं, बढ़िया आंसरिंग के लिए। तो देखेंगे शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो आप देखेंगे यहाँ की सभ्यताओं में जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उसे दफनाने के लिए क्या था, एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था या धन दौलत का खर्च किया जाता था। अब आप देखेंगे कि इन राजाओं को, तो आप देखेंगे जो ये ममीज हैं तो राजाओं के परिवार या किंगडम जो होते थे उनके परिवार के सदस्यों के शव रखे हुए हैं ममीज के रूप में। तो इन्हें क्या था, एक विशेष केमिकल और एक कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। इनके साथ सामान भी रखे जाते थे। आज क्या है, आज ये क्या है, दुनिया के लिए क्या है, एक सर्च है दुनिया के एक जो है पुरातत्वविदों के लिए। वो यहाँ आते हैं, इनके अंदर घुसते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं, और इन पे ही बहुत सारे लोग मूवीज भी बनाते हैं। तो देख सकते हैं हम इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में। तो आप देखेंगे मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। तो मेहरगढ़ कपास बताया क्योंकि यहीं तकली मिली हुई है। तकली का काम सूत काटने के लिए होता है। नगरों का आरंभ देखेंगे 4700 साल पहले। तो आप देखेंगे 4700 साल, इंडस वैली, सिंध और उसकी सहायक नदियों के बीच। क्वेश्चन बनेगा, आप बताएंगे, ठीक है। सिंध और उसकी सहायक नदियों के आसपास बचपन में आप खेले होंगे, वही आसपास, ठीक। तो देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों के अंत में की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। तो आप देखेंगे हड़प्पा के नगरों, तो आप देखेंगे नगरों के आरंभ की बात यह है, लेकिन हड़प्पा के नगरों की बात आप कहेंगे तो अंत की शुरुआत, एक तरफ जहाँ आरंभ होता है वहीं दूसरी तरफ शुरुआत होती है। तो आप देखेंगे एक तरफ 4700 साल पहले आरंभ हुआ, 3900 साल पहले अंत हुआ और 1400 साल पहले फिर नगरों का विकास होता है। किसे, हड़प्पा सभ्यता के रूप में आप याद रखिएगा। नगरों का विकास क्या होगा, लगभग 2500 साल पहले हुआ। तो आप देखेंगे अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। आपको ये सारे डेट पता हुई होनी, तो आप अच्छे आंसर देखेंगे। अब हम एक क्या करेंगे, अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करेंगे। तो कल्पना कीजिए आप कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हैं। आप एक दिन सपना में ऐसा देख सकते हैं, सपना देखते हुए कि आप लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा गए हैं अपने माता पिता के साथ, और देखेंगे तुम यहाँ देखोगे तुम यात्रा कैसे करोगे। तो अगर आपको 4700 साल 4000 साल पहले जाना हो, आप पहले 4000 साल पीछे जाइए, फिर आप क्या करेंगे, लोथल अपने माता पिता के साथ इसलिए जोड़ने कह रहे हैं कि उस समय की सांस्कृतिक जीवन को भी आप एहसास कर सकें, ठीक है, कैसी समाज रहा होगा, कैसे समाज का निर्माण हुआ होगा। फिर आप लोथल से मोहनजोदड़ो की तरफ बढ़ें कि किस किन साधनों का प्रयोग करेंगे। आज तो हो सकता है आपको क्या होगा, जीटीवी नगर जाएँ तो ऑटो पकड़ लें, इसके बाद हो सकता है वहाँ से मेट्रो पकड़ लें, अगर आपके पास साधन खुद का है तो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, तो आप उससे भी निकल सकते हैं। लेकिन पहले ऐसी क्या व्यवस्था थी, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए क्या क्या लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यात्रा लोथल से मोहनजोदड़ो की है, तो कैसी रही होगी 4000 साल पहले, आपके पास क्या साधन रहे होंगे।
कितना दिन, आज तो कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, हो सकता है पहले कुछ महीने लग जाते हों इस यात्रा को करने में। तो आज घंटे और पहले के महीनों की बात करेंगे। तो इस महीनों के लिए आपके लिए क्या था, अच्छा खासा आपको राशन या खाने पीने के लिए मोहनजोदड़ो पहुंचोगे तो आप वहाँ क्या क्या देखेंगे। आप लोथल के रहने वाले हैं तो आप मोहनजोदड़ो से क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो जाएंगे तो उस सभ्यता की और लोथल की सभ्यता से तुलना करेंगे, क्योंकि अपनी सभ्यता से तुलना कर रहा है। अब हम बात करेंगे उपयोगी शब्द के रूप में, तो नगर देखेंगे, नगर दुर्ग देखेंगे, शासक देखेंगे, लिपिक देखेंगे, मोहर देखेंगे, शिल्पकार देखेंगे, धातु देखेंगे, विशेषज्ञ देखेंगे, कच्चा माल देखेंगे, हल देखेंगे, सिंचाई देखेंगे। इन शब्दों का प्रयोग हमने आपके साथ किया हुआ है, आप इन शब्दों का प्रयोग जान सकते हैं। अब आप देखेंगे पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था, तो आप बता सकते हैं क्या, मेहरगढ़, कपास, तकली, ठीक, और वो मूर्ति जो मिली है तो वो क्या है, अपने शरीर पर जो है एक कपड़ा लपेटे हुए दिखाई देती है। तो इस चित्र का भी एहसास कराते हैं। फिर आप दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि तांबा आप देख सकते हैं, आज भी क्या है राजस्थान से आप मंगाते हैं। आप क्या करते हैं, टिन कहाँ से मंगाते हैं, तो टिन मंगाएंगे तो टिन के लिए आप कहाँ जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे। सोना कहाँ से मंगाएंगे, तो सोना आप मंगाएंगे कर्नाटक ज़िले से, और बहुमूल पत्थर गुजरात ज़िले से। आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, यूपीसीएस भी पूछता है, याद रखिएगा। हम आगे बात करेंगे कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया, हल क्यों महत्वपूर्ण था। तो हड़प्पा से पहले आप क्या करेंगे, कौन सी सभ्यता में जाना जाएंगे, हड़प्पा से पहले भी थोड़ा चले जाइए किस ठीक है, तो नप्पाषाण काल में चले जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें लिखने को मिलेंगा, जैसे पहिए का आविष्कार मिलेगा, हल का थोड़ा बहुत आविष्कार हो सकता मिल सके। आप देखेंगे क्या, हल के साच के रूप में किसी लकड़ी से हो सकता खोदते हों, बाद में वो डेवलपमेंट है इसका, तो इसे देख सकते हैं। आओ हम बात करेंगे अब तुमसे चर्चा करने के लिए। तो आप देखेंगे कि इस अध्याय में पकी मिट्टी, जिसे हम टेराकोटा कहते हैं, इसे पूछा जा चुका क्वेश्चन। बने सभी की टेराकोटा से बने खिलौने का प्रयोग हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि पकी मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की एक सूची बनाओ, ठीक है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन बने कि जो भारतीय सभ्यता में देखेंगे या इंडस वैली में जो खेल खिलौने या जो भी साक्ष्य मिले हैं वो अधिकतर टेराकोटा या अन्य खिलौनों की जो बने हैं वो टेराकोटा से बने हैं। आप इस पे एक विवरण दीजिए या टिप्पणी लिखिए, व्याख्या, छोटा मोटा क्वेश्चन है, लिख सकते हैं इसके हिसाब से। बाद में आप देखेंगे कि इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आएंगे, तो आप अपने से तुलना कभी कभी कर लें। तो हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। तो आज आप जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग भोजन की सामग्री, तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने भोजन की एक सूची बनाओ, कैसे आप भोजन करते हैं, कि हड़प्पा लोग क्या क्या भोजन में प्रयोग करते थे, आप क्या क्या खाते होंगे, इसका भी आप देख सकते हैं। हड़प्पा के किसान और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन, ठीक है, उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में आप देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन तुम जिनके बारे में तो पिछले अध्याय छोड़ दीजिए, काट दीजिए, कि आप इस मत से सहमत हैं कि हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन आज के उन किसानों से भिन्न था। तो आप उनकी चर्चा कीजिए, व्याख्या करें। तो हम देख सकते हैं, आओ करके देखो में आप अपने शहर या गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दें। क्या वे सभी बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी हैं? इन इमारतों का प्रयोग किस लिए किया जाता होगा? तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? पता करो कि कितनी पुरानी है और देखभाल कौन करता है। तो आप देख सकते हैं कि आज की जो इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, इनका देखभाल कौन करता है। क्वेश्चन अभी पूछा जाए तो आप देखेंगे आर्कियोलॉजी, तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट तो इसका विभाग करता है। इसके साथ ही हमने क्या किया, यह चैप्टर खत्म कर लिया है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आप जो भी पढ़ें तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंदिरा सिविल सर्विसेज को अपने व्यूज़ कमेंट दें, कैसा लगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।